और बात करेंगे खबरों की। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या का करेंगे दौरा। स्थलीय निरीक्षण के बाद करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। आयुक्त सभागार में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। तो अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या का दौरा करेंगे सीएम योगी। स्थलीय निरीक्षण के बाद जो है तैयारियों का जायजा लेंगे और अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। आज पीएम के दौरे से पहले उनका ये अयोध्या दौरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, सीएम आज अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं, कितने बजे सीएम अयोध्या पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल और जूली, आपको बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 दिसंबर को अयोध्या दौरा है। ठीक उसके पहले आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या आएंगे और इस आयोजन में बताते चले इनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले सीएम योगी का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम दौरा होगा वो 11:30 पर पहुंचेंगे राम कथा पहले पैड। 11:45 पर हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे। 11:50 पर करेंगे रामलला का दर्शन पूजन और 12 बजे राम मंदिर निर्माण का करेंगे अवलोकन। और अब बता दें आपको कि लगभग 12 से 1 बजे तक विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। 1 बजे सर्किट हाउस पर साधु संतों के साथ भोजन करेंगे और लगभग संतों महंतों से मुलाकात करें। बाद लगभग 4:05 पुलिस लाइन हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी अभिनव, प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम उद्घाटन भी करेंगे और इसी एयरपोर्ट से सारे अतिथि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अयोध्या का, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भगवान राम के मंदिर के ठीक तर्ज पर ही बनाया गया है, उसका 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से लोकार्पण करेंगे। जी पीएम का आगमन है और ऐसे में उससे पहले जो है मुख्यमंत्री खुद यहां जाकर तमाम तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आपको बताओ कि लगभग 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो एक कार्यक्रम होना है, भव्य दिव्य और नव्य राम मंदिर जो बन रहा है उसका जो ये कार्यक्रम होगा, उस प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा अपने में ही बड़ी बात होगी। लोग इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है वो अपने सबसे पहले अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या में ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किसी प्रकार की आने वाले जो भी आगंतुक होंगे उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और पीएम का आगमन है, जिसके पहले मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर है और तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी इस दौरान मुख्यमंत्री करेंगे। तो अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और पीएम के दौरे से पहले अयोध्या का दौरा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और वाराणसी से अहम जानकारी सामने आ रही है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष ने दायर की याचिका। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए याचिका। सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की हुई मांग। 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट में पेश की थी सर्वे की रिपोर्ट। एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी थी सर्वे की स्टडी रिपोर्ट। वजू खाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर का हुआ था एएसआई सर्वे। मामले में आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो ही ज्ञानवापी मामला जो है लगातार जिसको 100 दिन तक सर्वे चला पूरे परिसर का और कहीं ना कहीं जब रिपोर्ट सबमिट होगी 15 पन्ने की, तो उसमें भी मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और उनका शुरू से ही उनका कहना था कि देखिए रिपोर्ट आप सार्वजनिक ना करें। इसको लेकर आज ज्ञानवापी मामले में जो है जिला अदालत में सुनवाई है और इस बात पर आज सुनवाई होगी कि क्या रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। एक तरफ जहाँ हिंदू पक्ष है वो ये बार बार ये मांग कर रहा था कि रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक की जाए, सबके समक्ष रखा जाए और साथ ही साथ जो उसकी प्रतियां है
वो जो है हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं को दी जाए, ताकि वो अपने बिंदुओं को समझा सके, लोगों से उसको करेक्ट कर पाए कि आखिर में जो पूरा रिपोर्ट है वो क्या कहती है। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था और इसी पूरे मामले पर आज दोपहर 2 बजे जो है जिला अदालत में सुनवाई होगी, जब डॉक्टर अजय कुमार विशेष की अदालत इस पूरे मामले को सुनेगी और इससे अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रखती है, या फिर हो भी सकता है जिसकी अगली तारीख नियत की जाएगी। जी, क्या लगता है विकास, मुस्लिम पक्ष ने क्यों सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से रोक की मांग की है? देखिए जो ही इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि जो व्यक्ति का हवाला वो लोग दे रहे थे जब सर्वे चल रहा था, तो इस बीच कई बार वो ऐसा भी मामला आया कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 4 अगस्त को, जब वापिस से सर्वे शुरू हुआ। 26 तारीख को जब जिला अदालत ने आदेश दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जब सर्वे शुरू हुआ था, तो 4 अगस्त को फिर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं सर्वे के विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। ऐसे में जब सर्वे हो रहा था तो मुस्लिम पक्ष का कहना था कि देखिए जो मीडियम ट्रायल है उसको भी मैंने कहीं ना कहीं ये कहा था कि मीडियम ट्रायल अरंगा डाल रहा है। इसके बाद से मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना था कि देखिए जो रिपोर्ट आ रही है उसको सर्वे करना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि इससे जो है धार्मिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ जो एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि जो जिला अदालत है, चाहे जो हिंदू पक्ष है, वो सरकार के साथ मिलकर, सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर इस पूरे मामले को कम्युनल एंगल दे रहा है। ऐसा कई बार मुस्लिम पक्ष कहता आया है, चाहे वो पीसी की बात हो, चाहे वो जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई चली थी तब भी वो मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था। निश्चित तौर पर इस बार कहीं ना कहीं वही मामला सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि आज 2 बजे तक सुनवाई में क्या कुछ सामने आते, लेकिन ये तो साफ है कि जिला अदालत में 100 दिन से ऊपर तक सर्वे चला तो कई तथ्य निकल कर सामने आए। एक तरफ का हिंदू पक्ष दावा कर रहा था कि जो पूरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने की मांग की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। और सीधे चलते हैं लोकसभा, जहां कार्यवाही जारी है। हम एक बहुत बड़ा नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने के बारे में अभी मैंने जवाब दिया है, इसलिए संभाजीनगर या औरंगाबाद के साथ सौतेला व्यवहार करने का सवाल ही नहीं उठता। उनकी अपेक्षा जो विकास की है वो पूरी करने की कोशिश हमारी सरकार की तरफ से होगी, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। श्री मलुक नागर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। आज पूरा देश तरक्की कर रहा है, मंत्री जी ने पूरा देश में जाल बिछा रखा है और अयोध्या में भी बहुत काम हो रहे हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जो हमारे देश की राजधानी रही हस्तिनापुर, जो मेरठ जिले में पड़ती है और गंगा को पार करते हैं तो विदुर कुटी जो बिजनौर में पड़ती है और मुजफ्फरनगर में जाते हैं तो सुक्रताल, क्या ऐसे हाईवे के जालों से उनको भी जोड़ने का कोई प्रोग्राम है? बहुत पतली पतली रोड है, बहुत दिक्कतें होती हैं, तो मंत्री से जानना चाहता हूं। सम्मानीय स्पीकर महोदय, हम दिल्ली के बाजू में एनसीआर में 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट 50 मिनट में लोग आ रहे हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर के रोड का भी काम पूरा हुआ है देहरादून तक, और सहारनपुर से विशेष रूप से अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक हम नया हाईवे बना रहे हैं और केवल 2 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार इससे होगा। जहां तक इन्होंने ये जो बात की है हस्तिनापुर की, मेरठ के पास की, वो नेशनल हाईवे नहीं है, वो स्टेट हाईवे है। फिर भी उस क्षेत्र में अगर स्टेट नेशनल हाईवे कहीं होगा, नंबर प्राप्त होगा, तो प्रपोजल मेरे पास लेके आइए, उसमें हम जरूर काम करेंगे। पर हम स्टेट हाईवे पे काम नहीं कर सकते। दिल्ली एनसीआर में काफी जगह काम हो रहा है, दिल्ली का पेरिफेरल रोड बना है। अब विशेष रूप से पानीपत से निकलने के बाद UR2 जो DDA बनाने की जिम्मेदारी थी वो हमने बनाया, जिससे 2 घंटे पानीपत के वहां से एयरपोर्ट जाने लगते थे, अब 20 मिनट में आएंगे। और शिव मूर्ति के पास हमने टनल बनाई है डायरेक्ट T3 जाने के लिए, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए। तो दिल्ली में जो आजू बाजू में NCR में है, वहाँ NHAI की जहाँ जहाँ जिम्मेदारी है वो पूरा काम किया है। यहाँ अगर कोई NHAI का होगा तो मुझे प्रस्ताव दीजिए, जरूर काम करेंगे। डॉक्टर क्वेश्चन नंबर 262, डॉक्टर TR पारिवेंदर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, प्लीज स्पीक क्वेश्चन। Sir, my first is the Civil Aviation Ministry is planning to open its second airport at Parandur, Chennai. Farmers whose land around 3,600 acres plus have been acquired. The farmers are agitating. Will the government consider alternative location
for its new airport. महोदय, ये सवाल था कुछ आइडल हवाई जहाज जो रखे हुए हैं, और जहां तक अभी जो पूछा गया है वो है कि क्या नया एयरपोर्ट बनेगा। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, नए एयरपोर्ट के बारे में तमिलनाडु से बात हुई है और उसके बारे में उनकी तरफ से एक सिफारिश आई है जिसके ऊपर सर्वे चल रहा है। उसके बाद दोनों के बीच में बात करके ही काम किया जाएगा। जहां तक आइडल हवाई जहाजों का सवाल है, 164 हवाई जहाज अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर हैं, जिसमें से 142 जो कि शेड्यूल्ड एयरलाइंस के हैं, और इनमें से शेड्यूल्ड एयरलाइंस के जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें से कुछ तकनीकी वजह से रखे हुए हैं, कुछ क्योंकि उनमें प्रैट एंड विटनी इंजन्स थे, और कुछ जो कि गो एयर के हैं वो एयरक्राफ्ट हैं जो कि एनसीएलटी के नीचे वहां पर खड़े हुए हैं जब तक उसका फैसला नहीं होगा। Supplementary, honorable member. Yes, sir. Thank you, sir. My supplementary question: in case the government is particular to start this airport in the same location, where the government will pay the satisfactory compensation to the farmers, including a government job to every family. स्पीकर महोदय, जहां तक मैंने जैसे पहले बताया, इसके बारे में स्टेट की तरफ से सिफारिश आई है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है, उसका सर्वे होकर, और उसके बाद अब स्टेट ने उसका, ये तो पॉलिसी मैटर के तहत ही मिलता है, ऐसे अलग पॉलिसी थोड़ी हो जाती है। आप बता दो मंत्री जी। That the issue that he has raised with regard to Parandur airport as the second airport in Chennai, the site clearance proposal has come from the government of Tamil Nadu to the Ministry of Civil Aviation. We are looking at the technical aspects of it. The contribution of land for any airport in any part of the country has to be done by the state government. The land acquisition, if required at any place, has to be done by the state government. The compensation, if at all has to be paid by the state government. Airports Authority of India, which builds and operates the airport in Chennai, certainly is looking for a second site, but the responsibility of transfer of that land for the second site is very clearly the domain and responsibility of the state government, based on which we will then extend our financial resources to build the airport post the site clearance and the in principle approval. There are two stages of that. Shri M. Srinivasal Reddy. तो अभी आप लोकसभा की कार्रवाई सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की लोकसभा प्लानिंग ने यूपी समेत कई सांसदों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में पहले पीएम मोदी देश की जनता से सरकार के कामकाज का फीडबैक मांग रहे हैं और क्षेत्रीय जनता नेता के बारे में राय भी, तो ऐसे में कई सांसदों की टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में पीएम के इस नए प्रयोग से अब केवल संगठन के दिग्गज ही नहीं बल्कि नमो ऐप तय करेगा प्रत्याशी के नाम। तो देखना यह होगा कि नित नए प्रयोगों के किए जाने से पीएम मोदी का ये प्रयोग लोकसभा चुनाव में क्या ट्विस्ट लाता है, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी सांसदों की बड़ी दिल की धड़कन, कई सांसदों के लिए बड़ी टेंशन। नमो ऐप तय करेगा सांसदों का टिकट। हर कार्यकर्ता बताएगा अपने मन का नेता। सियासत में नए नए प्रयोग के लिए जाने जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए प्रयोग ने एक बार फिर से कई सांसदों की रातों की नींद उड़ा दी है और दिन का चैन छीन लिया है। खास तौर पर यूपी के भीतर सांसदों में बेचैनी बढ़ गई है। वजह है नमो ऐप से फीडबैक। जी, अगले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर जन मन सर्वे का आगाज कर दिया है। इस ऐप के जरिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने सांसदों के कामकाज के बारे में फीडबैक भी मांगा है और उनसे क्षेत्र के लोकप्रिय लोकल लीडर्स के बारे में भी
जानकारी देने की अपील की गई है, यानी ऐप के जरिए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक नमो ऐप लॉन्च की है। ये ऐप नरेंद्र मोदी जी के नाम से लॉन्च करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस ऐप के माध्यम से तमाम लोकसभा सीटों के ऊपर या विधानसभाओं भी हों, अभी 2024 चुनाव नज़दीक है तो लोकसभा के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सभी 542 लोकसभा सीटों का डाटा इस ऐप के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा। ये सराहनीय कदम होगा। आज सन 2024 में जब विश्व के सभी विकसित देश टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हैं, तो ऐसे समय पर इस ऐप का आना स्वागत योग्य है। इस ऐप के माध्यम से तमाम लोकसभा सीटों के ऊपर निर्णय लेने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों के कामकाज की समीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है और राजनीतिक पंडित पीएम मोदी के द्वारा नमो ऐप पर लोगों से लोकप्रिय स्थानीय नेताओं के बारे में जानकारी मांगे जाने की पहल को 2024 के लिए जिताऊ प्रत्याशी की खोज के रूप में भी देख रहे हैं। यानी जिताऊ कैंडिडेट पर ही दाव लगाने की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रत्याशी का टिकट पक्का या तय नहीं है। जो क्षेत्र की जनता की नजर में हीरो होगा वही क्षेत्र का प्रत्याशी होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप के जरिए अपनी योजनाओं से लेकर अपने कार्यक्रमों तक के बारे में जनता से सुझाव मांगे हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी नमो ऐप के द्वारा अगर अपने प्रत्याशियों की टिकट काटते हैं तो वो अपने सांसदों का जो निकम्मापन, जो उनके व्यवहार, जो समाज के प्रति, देश के प्रति रहा, उसके कारण काटा जाना है। नमो ऐप का एक बहाना है जिसके तहत नमो ऐप का नाम लेकर सांसदों का टिकट काटा जाना, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना भाजपा की एक चालाकी है। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व धीरे से भाजपा की अपने अंदरूनी कलह को और अपने प्रतिद्वंदियों को साफ करने का तरीका है। वैसे तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जनमन सर्वे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारत की विकासात्मक यात्रा पर आपकी कोई राय है? कौन सी योजनाएं और परियोजनाएं आपको सबसे अधिक उत्साहित करती हैं? अपने स्थानीय सांसद के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं? आपके क्षेत्र में लोकप्रिय नेता कौन है? इस बारे में कोई सुझाव है? तो फिर नमो ऐप पर जन मन सर्वे बिल्कुल आपके लिए है। इसमें हिस्सा लीजिए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सांसद अपनी टिकट को पक्का मानकर चल रहे थे और क्षेत्र की जनता से दूरी बनाए हुए थे, उनके टिकट पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि इस नमो ऐप के जरिए पीएमओ खुद इसकी मॉनिटरिंग करेगा। यानी पीएम मोदी के मोबाइल में होगा हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।